फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारे नवंबर 2019 का पेपर, इसका सॉल्यूशन। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। जिसका फर्स्ट क्वेश्चन था वो एक्चुअली फिजिक्स का क्वेश्चन था ही नहीं, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, एक तरह से आप लगा सकते हो। इसमें बोला है कि आप एक मिरर में देख रहे हो और उसमें जो मिरर में क्लॉक दिख रही है उसमें 8:20 टाइम हुआ है। तो उस क्लॉक में एक्चुअल टाइम क्या हुआ है, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसका ट्रिक है एक, जो भी आपको मिरर में टाइम दिख रहा है उसको 12 में से माइनस कर दो। तो उसमें 12 में से माइनस करते ही क्या आएगा, 820 माइनस करते ही 340। तो 340 जो है वो एक्चुअल टाइम हो रहा है, ये इसकी ट्रिक है। तो ये तो जस्ट 10 सेकेंड का ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा है, जो आई है वो करंट दिया हुआ है, एस स्पेसिफिक चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, एंड हमें क्या निकालना है, मोमेंटम ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट लेंथ। उसका फॉर्मूला निकालना है इन द फॉर्म ऑफ आई एंड एस। तो लेट्स सी कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमें फॉर्मूला निकालना जिसका है, हम एक्चुअल में उसकी यूनिट देख लेते हैं जो होगी P/L का, मोमेंटम पर यूनिट लेंथ। मोमेंटम और लेंथ की हम जब यूनिट लिखेंगे तो हमारा जो फॉर्मूला आना चाहिए उसकी यूनिट किससे मैच करनी चाहिए, डायमेंशंस इससे, यानी केजी पर सेकंड से। तो स्टार्ट करते हैं, इनको थोड़ा सॉल्व करते हैं। एस क्या है हमारा, स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, Q/M। Q का फॉर्मूला क्या होता है, I/T/M। तो अगर मैं I को इसके नीचे ले जाऊं तो हमारे पास बन जाएगा S/I = T/M। अगर अब इसकी यूनिट चेक करें, क्योंकि ये फॉर्मूला बन रहा है एक ऑलरेडी हमारे ऑप्शन से मैच करता हुआ, तो इसकी यूनिट है सेकंड/kg, लेकिन हमें यूनिट क्या चाहिए, kg/सेकंड, यानी इसका फॉर्मूला होगा I/S। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि एक अनपोलराइज्ड बीम दिया है I0 की, जिसकी इंटेंसिटी है I0। उसको दो पोलरॉइड से पास किया गया है जो एक्सिस के साथ थीटा एंगल पे रखे हैं। तो लास्ट में हमें जो लाइट मिली है उसकी इंटेंसिटी I0/4 है। तो हमें cos थीटा का फॉर्मूला बताना है। इट्स क्वाइट सिंपल। पहले जब यहाँ लाइट थी इस पॉइंट पे, तो लाइट की इंटेंसिटी कितनी थी, I0। जब यहाँ पहुंची उसकी कितनी, I0/4। सपोज बीच में उसकी इंटेंसिटी I1 थी, तो यहाँ से यहाँ आते हुए इस पे हम लगाएंगे मेलस लॉ। मेलस लॉ क्या कहता है, I = I0 cos स्क्वायर थीटा। ये जो दोनों ही पोलरॉइड्स हैं ये एक्सिस के साथ कितना एंगल बना के जा रहे हैं, थीटा का। सो टेकिंग दैट, हमारे पास I1 ये आ गया और I2 क्या आया, I2 आया जो लाइट इसमें से जा रही है। I2 = I1 cos स्क्वायर थीटा। दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे, हमारे पास आ जाएगा cos थीटा = 1/√2। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारे ही क्वेश्चंस मैंने आंसर की से चेक किए हैं। इन सब के आंसर्स वही जो साइट पे अपलोड होती है आंसर की, उसी से मैच करके मैंने हाईलाइट किए हुए हैं पिंक से, ताकि हमें पता चले कि जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो एक्चुअली आंसर से मैच करता भी है या नहीं। सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या बोला है हमें, आपको पढ़ना है तो पढ़ लो, मैं इसे समझा देती हूँ। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि कोई सपोज कंडक्टिंग प्लेन है ये, उसके ऊपर एक m मास का कुछ बॉब टाइप जो है हैंग किया हुआ है। अब क्या होगा, ये चार्ज्ड है, तो इसके चार्ज होने से ये बॉल क्या होगा, ये प्लेन भी कंडक्टिंग प्लेन है, तो इन दोनों के बीच में फोर्स आएगी। उस फोर्स की वजह से जो है ये जो हमारी बॉल है इसमें इलांगेशन आ जाएगी, या ये पीछे चली जाएगी, या तो इसके पास आएगी या इससे दूर जाएगी अगर इस पे फोर्स लग रही है तो अब ये जब इस पे फोर्स लग गई तो उसके बाद ये L लेंथ पे है इससे दूर। तो हमें क्या बताना है कि इनका फॉर्मूला क्या होगा। ऐसे केसेस में हम क्या लेके चलते हैं, अगर यहाँ कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उसके रिस्पेक्ट में कहीं ना कहीं उतनी ही दूर पे एक नेगेटिव चार्ज भी बनेगा। ऐसा होगा तभी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स आएगी, अदरवाइज फोर्स कहाँ से आएगी अगर दो चार्जेस ही नहीं होंगे। तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना हो गया, 2L। तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स कितनी आ गई, Q² 4πε0
12 स्क्वायर। ये फोर्स वो जो है वो इस स्प्रिंग में, मतलब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फोर्स आएगी, एक्सेस स्प्रिंग फोर्स आएगी, उसको बैलेंस करेगी। इक्विलिब्रियम तो यही कहता है। और स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? kx। तो यहां से हम q की वैल्यू निकाल देंगे एंड इट विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एक्चुअली इजी है, इसका फॉर्मूला भी मुझे पता है क्या आएगा, लेकिन जब मैंने इसको कैलकुलेट किया तो मेरा कोई भी आंसर मैच नहीं हो रहा था, तो मैंने जस्ट इसका फॉर्मूला बता के छोड़ा हुआ है। अगर आप में से किसी का भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए और आंसर मैच हो जाए, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना कि मैं कहाँ गलती कर रही हूँ। फॉर सपोज, जहाँ तक मुझे पता है इसका फॉर्मूला क्या यूज़ होगा, इसका फॉर्मूला यूज़ होगा दिस। डिस्प्लेसमेंट, जब दो पैरेलल प्लेट कंडक्टर्स हैं, कैपेसिटर्स हैं, उनके बीच में जो फील्ड होता है उसमें डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो कर रहा होता है, उसका फॉर्मूला होता है आई डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डी ई बाई डी टी। हमें डी ई बाई डी टी निकालना है, तो उसका फॉर्मूला हो गया दिस। अब हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। हमारे पास आई डी की वैल्यू नहीं है, तो करंट को हम क्या लिख सकते हैं? क्यू बाई टी, एंड क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? सी वी इन द फॉर्म ऑफ कैपेसिटर। इन सब की वैल्यूज हमारे पास गिवन है दिस। जब हम इन्हें पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आना चाहिए दिस वन, सेकेंड वाला। मैंने सॉल्व किया, मेरा आंसर आ रहा है 4.5 इंटू 10⁵5। तो 4 पावर का फर्क आ रहा है, तो आप देख लेना अगर आपका सॉल्व हो रहा है तो बाय चांस। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला है कि एक ऑयल ड्रॉप है जो वाटर में फ्लोट कर रही है हाफ। तो हमें यह बताना है कि उस ड्रॉप का रेडियस कितना है। इट्स इजी टू फाइंड आउट अगर आपको सरफेस टेंशन का फॉर्मूला पता है। अब जैसे ये पानी है, इसकी डेंसिटी है सिग्मा, और जो ड्रॉप है उसकी डेंसिटी है रो, एंड दिस ड्रॉप इज हाफ सबमर्ज्ड इन वाटर। आधी डूबी हुई है ये। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसके ऊपर जो सरफेस टेंशन होगी वो किस तरह लग रही है? सरफेस टेंशन प्लस वाटर, जो इसका वाटर का वेट है वो लग रहा है इसके ऊपर। कोई भी चीज़ वो यहाँ पर पड़ी है, तो इसके ऊपर जो अपथ्रस्ट फोर्स होती है वो एक्चुअल में क्या होता है? वेट ऑफ द लिक्विड। तो इसके ऊपर वेट लग रहा है कितने पे? हाफ पे। सिर्फ हाफ पे लग रहा है, फुल पे नहीं लग रहा। वो किसके इक्वल होगा? फ्लोट कर रही है डेफिनेटली। वो किसके इक्वल होगा? वेट ऑफ द ऑयल ड्रॉप। ये ऑयल है, ये वाटर के लिए है। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है? टी इंटू 2L। अब ये जो है आधी डूबी हुई है, L मतलब कितना सरफेस उसे टच कर रहा है, कितना लाइन सरकमफ्रेंस। और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr, लेकिन आधा ही टच कर रहा है तो πr। सो इट्स दिस। इसको बस अब सॉल्व ही करना है, कैलकुलेटिव पार्ट कर लेना इसका, एंड जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये, और ये हमारे ऑप्शन से मैच कर जाएगा। मूविंग टू दिस, ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको थोड़ा नोट कर लेना। इसमें हमें क्या करना है? इसमें बोला है कि कोई इंजीनियर है एंड इट हैव उसे एक 2 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर चाहिए जो पोटेंशियल डिफरेंस कितना कैरी कर सके? 1000 वोल्ट तक। लेकिन उसके पास वो अवेलेबल नहीं है, उसे वो बनाना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ 1 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर्स जिनकी मैक्सिमम वोल्टेज कितनी है? 400 वोल्ट्स। तो हमें ये बताना है कि उसे कितने ऐसे कैपेसिटर्स चाहिएंगे। तो इसको कैसे करते हैं? क्वेश्चन का भी करने का तरीका है। हमारे पास ये वो वाला क्वेश्चन है जब हमारे पास बहुत सारे रजिस्टर्स हो और उसे हमें एक रजिस्टर बनाना होता है। तो हमारे पास कितने कैपेसिटर्स हैं? 1 माइक्रोफैरेड के। अब हम सोचेंगे कि 2 को ऐड कर दे, 2 माइक्रोफैरेड बन गया। लेकिन इस पोटेंशियल को कैसे लेके आओगे? ये सोचो। पोटेंशियल ज़्यादा हो तो हम उसे कम के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कम हो तो ज़्यादा के लिए यूज़ नहीं कर सकते ना। एक 5 एम्पियर वाले से हम 10 एम्पियर वाले को चार्ज नहीं करवा पाएंगे। सिमिलरली, तो एक का जो पोटेंशियल है वो कितना है? 400। 2 का ऐड करेंगे तो 800 बना, तब भी कम है, तो हम 3 को ऐड कर देंगे सीरीज में।
एंड एज वी ऐड 3 कैपेसिटर्स, तो इनका पोटेंशियल कितना हो जाएगा 1200 वोल्ट, यानी इस पे हम 1000 वोल्ट वाला काम करवा सकते हैं। लेकिन जब जैसे ही मैंने तीनों को सीरीज में लगाया तो इनका कैपेसिटेंस कितना बन गया 1/3 माइक्रोफैरेड, लेकिन हमें कैपेसिटेंस कितना चाहिए 2 माइक्रोफैरेड। तो अब हम क्या करेंगे, ऐसी ऐसी प्लेट्स बहुत सारी पैरेलल में लगाएंगे। ये एक रो है, ऐसी ऐसी रोज हम पैरेलल में लगाते रहेंगे। कब तक, जब तक हमें 2 माइक्रोफैरेड नहीं मिलता। और कैपेसिटर का आपको पैरेलल का फॉर्मूला पता ही है, C डैश प्लस C डैश प्लस C डैश। कितनी ऐसी ऐसी रोज लगानी पड़ेगी, n रोज, सो C इज इक्वल टू NC डैश। तो यहाँ से 6 रोज ऐसी ऐसी लगानी पड़ेंगी हमें, इससे 2 माइक्रोफैरेड हो जाएगा। यानी कि 6 रोज, एक रो में कितने कैपेसिटर थे 3, तो टोटल कैपेसिटर कितने लगे 18। प्लीज इसको चाहे दोबारा पढ़ लेना, दोबारा सुन लेना, बट इस क्वेश्चन को समझ लेना। इस टाइप का क्वेश्चन आपको, ये तो कैपेसिटर का क्वेश्चन है, ये सेम टाइप का क्वेश्चन रजिस्टर के लिए भी आ सकता है और आपका सेल्स के लिए भी आ सकता है। सो प्लीज इस क्वेश्चन को की टेक्निक को माइंड में बिठाना। अभी सुनने में लगेगा कि कितना लंबा हुआ है, अगर आप इसे समझ गए तो पेपर में आप इसे 15-20 सेकंड में सॉल्व कर लोगे। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 98। अब ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, लोगों को ना क्वेश्चन पढ़ते ही नहीं है बड़ा देख के। पर मैं एक बात बताऊं, जितना बड़ा क्वेश्चन होगा उसमें उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी सॉल्व करने के लिए। जितना छोटा क्वेश्चन उतनी कम इंफॉर्मेशन, जितनी कम इंफॉर्मेशन उतना मुश्किल सॉल्व करने में। सो बेटर कि हम इसे पढ़ ले। इसमें बोला है कि कोई हमारा वेलोसिटी सेलेक्टर है जिसमें म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, उसमें हमने क्या किया, एक आयन बीम छोड़ दी, ठीक है। फिर क्या किया, सपोज यहाँ से आयन बीम जा रही थी, फिर वो आयन बीम किसी नए मैग्नेटिक फील्ड में चली गई बी डैश में। तब हमें क्या बताना है कि उसका जो कर्वेचर ऑफ पाथ है, मतलब उसका रेडियस है, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, वेलोसिटी सेलेक्टर। वेलोसिटी सेलेक्टर अगर किसी को निकालना आता है दैट्स गुड, वरना मैंने निकाल के बताया हुआ है। यहां पर फोर्स कितनी लगेगी FB, QVB, और इलेक्ट्रिक फोर्स कितनी लगेगी QE। जहां पर ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है, ड्यू टू लॉरेंस फोर्स ये दोनों इक्वल होगी। यहां से V कितना निकल गया E/B। ये वेलोसिटी सेलेक्टर का फॉर्मूला होता है, चाहे तो यहां से स्टार्ट कर लो डायरेक्ट। उसके बाद अब उसने नए फील्ड में एंटर किया, नए फील्ड में एंटर करते ही वो कर्व ले लेगा अपना, कर्व लिया। अब वो कर्व जो लिया उस पे कोई भी चीज अगर घूमी ना, कहीं क्या सर्कल में घूमगी, कर्व ले लिया, कर्वेचर ले लिया, तो उस पे कौन सी फोर्स अप्लाई होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल का फोर्स का फॉर्मूला है mv²/r। अब वो फोर्स अकेली तो आती नहीं, उसे कोई एक्सटर्नल फोर्स सहारा दे रही होती है। तो दूसरी फोर्स वहां पर कौन सी लग रही है, मैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड में है, तो वो क्या आ गई QVB'। यहां से R निकाल लिया। अब V हमने पहले ही निकाली हुई थी, इसकी वेलोसिटी हमने सेलेक्ट करके भेजा उसे, तो V की वैल्यू पुट कर दो। अब ये आ गया, प्रोपोर्शनल पूछा है, M और Q तो कांस्टेंट है, सो इट्स प्रोपोर्शनल टू E/B डैश। समझने वाली बातें होती हैं, सो इट्स आंसर इज दिस। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट। इसमें बोला है कि एक नेगेटिव टेस्ट चार्ज है जो एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर के आसपास घूम रहा है। सपोज ये लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है, इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगा। अगर इसके आसपास कोई चार्ज घूम रहा है, उस पे फोर्स या तो इधर लगेगी या इधर, पैरेलल टू कंडक्टर। कब, जब वो चार्ज या तो इसकी तरफ आ रहा हो या इससे दूर जा रहा हो। समझे, इसका आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा फोर्स बिटवीन टू पैरेलल प्लेट कंडक्टर, अगर आप पढ़ोगे टॉपिक वहां पर। लेकिन ये चीज होती है। अब इसमें ऑप्शन ढूंढो। इन्होंने पूछा कि टेस्ट चार्ज कैसे घूम रहा है, या तो उसके पास आ रहा है या उससे दूर जा रहा है। पहले तो ऑप्शंस ही काट दो, बाकी सारे ऑप्शंस यहाँ कट हो गए, बचा ही नहीं, टुवर्ड्स द कंडक्टर ही बचा। सपोज अवे फ्रॉम द कंडक्टर भी बोल रहा होता तो हम
यहाँ पर जो चार्ज है उसकी पोलैरिटी देखते हैं कि वो पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि हमारे पास ऑप्शन ही एक बचा लास्ट में। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें सीधा फॉर्मूला लगा हुआ है। इसमें क्या बोला है कि एक एरो है जो छत से ऐसे फेंक दिया, उसकी स्पीड इतनी है, हाइट इतनी है, तो हमें यह बताना है कि कितने देर में वो नीचे पहुंचेगा। ये क्वेश्चन है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का। अब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में अगर आपको टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता है तो आपका क्वेश्चन हो गया। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2h/g, फॉर्मूला पुट करो, आपका आंसर आ गया डायरेक्ट। यहाँ पर u का तो यूज भी नहीं है, पता नहीं क्यों दिया इन्होंने u। तो ये मत सोचना कि जो चीज़ दी है उसका हर एक का यूज है और उसे यूज ही करके फिर ही क्वेश्चन निकालना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 102। इसका आप अपनी +2 की बुक से पहले चैप्टर में फॉर्मूला निकाल लोगे शॉर्ट डाइपोल का, तो वहां से आपको पता चलेगा यही आंसर है। लेकिन बहुत सी जगह एक और तरीके से सॉल्व किया गया है इसे, सो आप उसे भी देख सकते हैं। जो हमारी कूलम्ब्स फोर्स है उसका फॉर्मूला होता है दिस। नाउ फॉर अ डाइपोल वी नो डाइपोल मोमेंट कैसे निकलती है, P = Q × 2r होता है। वैसे तो r ले लो क्योंकि हमें कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है यहाँ से। यहाँ से Q1 इज दिस एंड Q2 इज दिस। तो अगर मैं इसे इस फॉर्मूले में पुट करवा दूँ तो मेरे पास आ जाएगा दैट। तो यहाँ से मेरी फोर्स जो है R4 के प्रोपोर्शनल हो जाती है। मुझे ये तरीका सही नहीं लगता सॉल्व करने का, लेकिन मैंने बहुत सारी जगह इस तरीके से सॉल्व करवाते हुए देखा है। सो आई टोल्ड यू दिस वे ऑल्सो कि कहीं ना कहीं माइंड तो चलना ही चाहिए, उस टाइम सॉल्व होना चाहिए बस क्वेश्चन। सही और गलत तरीका इस टाइप के एग्जाम्स में मैटर नहीं करता, आपका आंसर आना चाहिए। नाउ नेक्स्ट, दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा कैलकुलेटिव पार्ट, बट इट्स गुड, अगर आप दिमाग लगाओगे हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना कि आपके पास लास्ट के 10-15 मिनट बच गए, तो आप अगर उनमें दिमाग लगाओ वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ये उस टाइप का क्वेश्चन है। पहले दिमाग लगाओगे तो आपका आधा घंटा वेस्ट होगा अगर आपको नहीं आता। अगर आता है तो ऑब्वियसली सॉल्व हो जाएगा। इसमें बोला है 2 प्लैनेट्स हैं जिनका सेम मास है m। दोनों प्लैनेट्स की डेंसिटी में ट्वाइस का फर्क है। दोनों के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखी m मास की, दोनों ही क्या होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दोनों को मिलेगी। एक को मिली U1, एक को U2। U1 और U2 की रेशो निकालनी है। नाउ U1 का फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का, G_m, कैपिटल M मास ऑफ प्लैनेट, स्मॉल m मास ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड R इज द, यहाँ पे वैसे स्मॉल r आता है अगर ऑब्जेक्ट किसी हाइट पे हो, स्मॉल r = R+h, लेकिन हमें यहाँ बोला गया कि सरफेस पे ही रखी है, तो क्या हो गया R डायरेक्ट। अब हमें यहाँ पर किसी ना किसी चीज़ को चेंज करना पड़ेगा ताकि सारे कॉन्स्टेंट्स कट जाएं। एंड यू नो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मास? फॉर्मूला ऑफ मास इज डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। डेंसिटी क्या है फर्स्ट प्लैनेट की, ρ1, और वॉल्यूम क्या आएगा 4/3 पाई r1⁵। तो इसे सॉल्व करके आ गया दिस। सिमिलरली दूसरे प्लैनेट के लिए निकल गई ये U1 रेशो और U2 रेशो निकल गया ये। U1 रेशो U2 कैसे निकालोगे? अब या तो तुम्हें R1 और R2 के बीच में रिलेशन पता हो, या ρ1 या ρ2 के बीच में रिलेशन। तो अगर हम क्वेश्चन चेक करें तो हमें ρ1 और ρ2 के बीच में रिलेशन दिया हुआ है, तो इसे भी हम चेंज करवा देते हैं किसी तरह से। R1 R2 को इसमें चेंज करना पड़ेगा। सो हमारा ρ1 क्या होता है, m मास बाय वॉल्यूम। अगर मैं ρ1 और ρ2 करूँ तो मेरे पास आ जाएगा दिस। इक्वेशन 1 और सेकंड को कंबाइन कर दो, हमारे पास आ गया ये, और ये आ जाएगा 0.69। अब आप सोच रहे होंगे कि 0.69 तो यहाँ पर कहीं भी नहीं है, इट्स 79। देखो बच्चा क्यों हुआ है, क्योंकि जो हमने चीज़ ली है वो सरफेस पे रखी है। अगर आपको पता हो कि R जो है, कोई भी प्लैनेट जो होता है वो सर्कुलर नहीं होता, इलिप्टिकल होता है। अब हमें क्या पता इस सरफेस पे रखा है या इस सरफेस पे, तो इसे थोड़ा और ज़्यादा डेप्थ में जाके सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन इतना टाइम नहीं होता। सो बेटर है कि शॉर्ट ट्रिक्स पे जाओ। अगर आपका कहीं पे आंसर थोड़ा बहुत भी मैच हो रहा है तो वो लगा दो, अप्रॉक्सीमेशन।
वैसे भी अगर आप पेपर की स्टार्टिंग में पढ़ोगे तो उन्होंने बोला है फिल द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, नॉट द एग्जैक्ट आंसर, कि जो भी आसपास अप्रॉक्सीमेशन में आंसर लगे वो भर दो, एग्जैक्ट आंसर नहीं पूछ रहे वो तो। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस, एंड दिस इज द मोस्ट इजिएस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर। इसमें क्या बोला है कि एक नया रेडियस, एक रेडियस बताना है किसी का, बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है और उसके रेडियस का रिलेशन दिया हुआ है एल्यूमिनियम के साथ। तो कैसे निकालते हैं? ऐसे, हमें रेडियस का रिलेशन पता है, r इज इक्वल टू आर नॉट ए 1/3। तो आर ए मैंने इसलिए लिखा फॉर एल्यूमिनियम डिनोट करने के लिए, तो इट्स 3 आर नॉट। नाउ इन्होंने जो नया बोला है वो बोला है कि अगर उसका साइज 1.5 गुना कर दे रेडियस का तो वो एल्यूमिनियम के साइज के इक्वल हो जाएगा। तो इस आर एन को भी सेम फॉर्मूला दे सकती हूँ, आर नॉट ए 1/3। इसका हमने निकाल दिया 3 आर नॉट, तो यहाँ से ए कितना आ गया 8। यानी जो नया एटम जिसकी हम बात कर रहे हैं एलिमेंट की, उसका एटॉमिक मास है 8। अब उसका मास हमें एटॉमिक नंबर कैसे पता चलेगा? तो फर्स्ट लाइन में देखो उसने बोला इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है उसके पास, यानी कि उसका Z और N क्या है, सेम, यानी 4 हो गया। और अब एनर्जी का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं? बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला होता है डेल्टा एम सी स्क्वेयर। डेल्टा एम कैसे निकालते हैं? उसका फॉर्मूला होता है दिस, Z इज द एटॉमिक नंबर, N इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, MP M एंड NM ये दिया हुआ है, तो ये हमारा निकल गया आंसर। वैसे भी देखा जाए तो इसमें ये ऑप्शन तो पहले ही कट हो गया, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मस्ट बी सेम, ये ऑप्शन कट हो गया। तो इन तीनों में से ही कोई टिक करना था, तो वो थोड़ा सा अगर आप देखो तो आपके वैसे ही 1-2 ऑप्शंस वैसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं कि वो आएंगे ही नहीं। तो ऐसे ऑप्शंस को पहले काट दिया करो ताकि आपको ईजी रहे चीज़ें। 105, ये देखने में इतना इजी क्वेश्चन है बट इसकी कैलकुलेशन इतनी लंबी थी, मतलब आई कैन टेल यू। इन्होंने बोला कि एक डायोड है, उसमें करंट 1 माइक्रो एम्पियर है, जब वो फॉरवर्ड वोल्टेज 0.4 वोल्ट दे रहा है। जब उसने फॉरवर्ड वोल्टेज 0.5 वोल्ट दी तो हमें उसका करंट निकालना है। तो फॉर्मूला होता है दिस, यहाँ पर देखो QV/KT दिया हुआ है, अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। तो आपको डायरेक्ट यही फॉर्मूला रख के चलो दोनों केसेस के लिए, I2/I1, क्योंकि हमें रेशियो ही निकालनी है तो रेशियो ले लेंगे। अब इसको सॉल्व करते जाओ, सॉल्यूशन देख लो, देखो एक बार यहाँ से थोड़ा ध्यान से, मैं बता दूंगी जहाँ पर कोई ट्रिक लगेगी। अब जैसे यहाँ ट्रिक लगी है, मैंने A² - B² का फॉर्मूला लगाया ताकि मुझे ज़्यादा पावर्स ना खोलनी पड़े, ठीक है। अब यहाँ क्या हुआ, E की पावर क्या आ गई 10, तो मैंने इसको लिख दिया E² की पावर 5, क्योंकि E² की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है, वो कितनी दी हुई है 7.38। अब अगर 7.38 की आप पावर करने बैठ जाओगे तो आपका पेपर तो होने से रहा। तो आप ऐसे में क्या करोगे, इसको पूरे को 7 लिख लोगे, 7 की पावर 5 - 1, क्योंकि 7 की पावर 5 निकालना ईजी है, 49 मल्टीप्लाई कर लो, नीचे ऊपर क्वेश्चंस में डाल दो, इसमें से 1 माइनस करोगे, ये भी इवन बनेगा, ये भी इवन नंबर, ये भी इवन, ये भी इवन, ये कट जाएंगे आपस में सारे, थोड़ा बहुत बच जाएगा। एंड इसका अप्रॉक्सीमेशन आंसर 49 से 50 के बीच में पड़ेगा आपको। सपोज कर लो इसका 50 आंसर आया है, अब हमने यहाँ अप्रॉक्सीमेशन लगाई, यानी 50 से थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे आंसर आए तो वो मैच हो जाएगा हमारा, पर 50 के आसपास सिर्फ एक आंसर है दिस। ये क्वेश्चन मैंने अप्रॉक्सीमेशन लगा के इसलिए सॉल्व करवाया क्योंकि इनके ऑप्शंस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। अगर इसके ऑप्शन होते सपोज 54.5, 50, 53, 52, तब आप इस क्वेश्चन का अप्रॉक्सीमेशन पे सॉल्व नहीं कर सकते थे। लेकिन HTET में डरने की ज़रूरत नहीं है, आंसर्स इतने दूर दूर होते हैं ना, लाइक कि आपको फिक्र ही नहीं करनी, आंसर्स आपके आ जाएंगे अप्रॉक्सीमेशंस लगा के, क्योंकि इन्होंने स्टार्टिंग में ही यही बोला है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर डालो। इन्होंने एग्जैक्ट आंसर्स पूछे ही नहीं, वो नेट वाले पूछते हैं एग्जैक्ट आंसर्स, HTET वाले एग्जैक्ट आंसर्स पूछते नहीं, तो इसलिए वो आसपास आंसर भी नहीं देते। सो ये हमारे हो गए 105 क्वेश्चंस कंप्लीट। इसके बाद 15 क्वेश्चंस की नेक्स्ट वीडियो आएगी।
आई जस्ट होप मैं जल्दी से जल्दी आपको सारे के सारे पेपर्स करवा दूँ। 2019 और 17 का पेपर रह गया है, 2016 एंड 2018 का पेपर हो गया है कंप्लीट। अगर आपको सबसे पहली प्रैक्टिस करनी है देन गो फॉर 2016, उसके बाद 2018 का उठाओ। मैंने उसी हिसाब से पेपर करवाए भी हैं, क्योंकि 2016 का पेपर था बहुत अच्छा और 2018 का पेपर था बहुत टफ, तो दोनों को बैलेंस हो जाएगा। 2019 का पेपर था एक्चुअल, जिसे बोलते हैं पेपर होता है, वरना 2018 वालों ने में तो इन्होंने पता नहीं क्या क्या किया हुआ है, जो जनवरी 2019 में हुआ था पेपर। और बाकी अगर आपको CDP करनी है तो उसकी भी वीडियोस आपको साथ में मिल ही रही हैं, प्लीज़ उसे भी करते रहो, वो हो जाएगा आपका जल्दी कंप्लीट। जैसे ही CDP कंप्लीट होगा ना, तुरंत मैं CDP के सारे पेपर्स करवा दूंगी आपको, TGT PGT जितने मेरे पास अवेलेबल हैं इस टाइम पे। इनफैक्ट CTET वाले भी डाल दूंगी, उससे प्रैक्टिस हो जाएगी CDP की। लास्ट के 1 वीक में मैं आपको 7-8 पेपर करवा दूंगी आराम से। तो CDP की टेंशन लेके मत चलो, उन्हीं में से क्वेश्चन आते रहते हैं। अपने फिजिक्स पे फोकस करो सारा, okay? And please like the video, subscribe the channel, and thank you.